हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आप सबको पसंद आ रहा है और आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। और अगर आप किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपने हमारे आर के बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे और चैनल पर आपको टॉपिक वाइज सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप अपने हिसाब से वीडियो देख सकते हैं। करंट अफेयर की भी है, जीके की भी है, उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी है और बाकी प्रैक्टिस सीट भी आपको मिल जाएंगे। ठीक, आज का जो हमारा वीडियो हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर की आज की फोर्थ क्लास हो जाएगी। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है और आपको इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित। तो ये हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाएंगे। आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाएंगे। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर एक का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसके जो आंसर हैं वो हो जाएंगे 4 शहरों में, 3 शहरों में, 5 शहरों में या फिर आपका 7 शहरों में। तो क्वेश्चन नंबर एक का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, 4 शहरों में। और 4 शहर कौन कौन से हम अभी आपको दिखा देते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर एक का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो गया है। और इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं। और क्वेश्चन जो बनता है वो आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट यानी महत्वपूर्ण तथ्य से ही बनता है, ये भी हमें समझ लेना है। तो यहाँ बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के अपर निदेशक डॉक्टर प्रवीण कुमार, यहाँ आपको याद रखना है इसके जो निदेशक हैं वो कौन है। निदेशक मतलब डायरेक्टर, वो कौन है, ये आपके प्रवीण कुमार। और इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के 4 शहरों कौन कौन से, ये आपको 4 शहर याद रखने हैं। एक हो जाएगा आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी। इनमें जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण पर काम शुरू कर दिया गया है और आगरा सॉफ्टवेयर पार्क अगस्त में शुरू हो जाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, वर्तमान में कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा और मेरठ में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पहले से ही मौजूद हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और 4 टेक्नोलॉजी पार्क आपसे पूछे गए हैं, ये आपके आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी में जो है स्थापित किए जाने हैं। चलिए देख लेते हैं इससे इम्पोर्टेंट और क्या क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर के निर्यात में उत्तर प्रदेश में सालाना 12% से ज़्यादा की ग्रोथ है, जो बढ़कर अब 20% हो गई है। ठीक है, इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। और ये हो जाएंगे आपके जो 4 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बन रहे हैं। और हमने आपको बता दिया कि 4 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित हो रहे हैं। 4 शहर आपको बता दिया गया है, आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। आपका समय कीमती है, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कितने शहरों में आवासीय संस्कृत विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। आपसे पूछा गया है आपका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में आवासीय संस्कृत विद्यालय खोलने को अनुमति प्रदान की गई है। 15 जनपदों को, 20 जनपदों को, 25 जनपदों को या फिर आपका 10 जनपदों को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 जनपदों को। और 15 जनपद कौन कौन से हैं वो भी हम आगे लिस्ट में देख लेते हैं। फिलहाल हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो गया है वो हो गया है ऑप्शन ए, 15 जनपद। आवासीय संस्कृत विद्यालय 15 जनपदों में खोले जाने की जो है अनुमति प्रदान की गई है। और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका, जो आपका प्रदेश में धार्मिक स्थलों के रूप में विकसित किए जा रहे जनपदों में राज्य सरकार द्वारा संस्कृत भाषा के उन्नयन पर जोर देने के लिए ब्रज के मथुरा,
एटा समेत प्रदेश के कई जनपदों में नवीन उत्तर मध्यमा या मध्यवर्ती के आवासीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, किस वजह से, संस्कृत भाषा के उन्नयन पर जोर देने की वजह से। और ये हो जाएगा जो आपके मथुरा एटा के अलावा वाराणसी, रायबरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, जालौन, अमेठी, मुरादाबाद, हरदोई, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट सहित 15 जनपदों में नवीन आवासीय राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय खोलने की तैयारी शुरू की गई है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इनमें से जो है आपसे क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा कि किन, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक आपको गलत दे दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा किन में जो है संस्कृत विद्यालय की स्थापना खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है, तो आपको जो है एक को एलिमिनेट करना होगा। इस तरह से इससे क्वेश्चन बन सकता है। व्यावहारिक वास्तुशास्त्र, व्यावहारिक ज्योतिष तथा योग विज्ञान में 1 वर्षीय डिप्लोमा आपको इसमें देखने को मिलेगा। और क्या इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। वर्तमान में पूरे राज्य में केवल एक राजकीय संस्कृत माध्यमिक और राजकीय संस्कृत डिग्री कॉलेज संचालित है। इसके अलावा संस्कृत की पढ़ाई करवाने वाले अन्य निजी जो हैं वो जो संस्थान हैं वो आपके निजी तौर पर चलाए जाएंगे। और उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने राज्य में संस्कृत स्कूलों को खोलने की घोषणा 23-24 के बजट में की थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि इसकी घोषणा जो है 23-24 के बजट में की गई थी। इसलिए इसके बजट में जो है 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये हैं आपके संस्कृत विद्यालय के बच्चे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। इस तरह के जो विचार करने के कथन होते हैं ये आपसे काफ़ी जो है संख्या में पूछे जाते हैं और इनकी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। पहला कथन है आपका, प्रदेश में आईआईटी कानपुर के द्वारा एक आत्मघाती ड्रोन तैयार किया गया है। आत्मघाती ड्रोन की बात कर रहे हैं। और इस आत्मघाती का मतलब क्या होता है? इस आत्मघाती का मतलब होता है जो अपने आप ही जो है अपने आप को मार लेता है, उसको जो है आत्मघाती कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यह आत्मघाती ड्रोन 100 किलोमीटर की दूरी तय कर वार करेगा। और तीसरा पॉइंट है आपका 100 किलोमीटर जाने में ड्रोन को 1 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। दिए गए कोटों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है, कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, प्रदेश में आईआईटी कानपुर के द्वारा एक आत्मघाती ड्रोन तैयार किया गया है। ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो पहला पॉइंट जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आईआईटी कानपुर के द्वारा जो है आत्मघाती ड्रोन को तैयार किया गया है। और इसके बाद देख लेते हैं पॉइंट नंबर 2, यह आत्मघाती ड्रोन जो है 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो ये भी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, 100 किलोमीटर जाने में ड्रोन को 1 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं गलत कह रहा है। 1 घंटा 20 मिनट का समय नहीं लगेगा, इसको जो है लगेगा वो मात्र 40 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से तीसरा पॉइंट जो है ये गलत हो जाएगा। और जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 और 2। और 1 और 2 आपके किस ऑप्शन में दिए गए हैं? ये दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 और 2। चलिए इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हो जाएंगे ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और ये आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है। दुश्मनों की खोज खबर की जानकारी देने वाले ड्रोन के सफल संचालन के बाद अब आईआईटी कानपुर ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है। यह ड्रोन दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। आत्मघाती का मतलब होता है जो अपने आप को भी तबाह कर ले, यानी अपने आप को भी घात पहुंचाए। और दूसरा पॉइंट है इसका, आईटी के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्रमण्यम संड्रेला और उनकी टीम ने इसे विकसित किया है। आपसे पूछा जाएगा जो आपका आत्मघाती ड्रोन है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो आपको बता देना है जो आपके इंजीनियर विभाग, एरोस्पेस और इंजीनियर विभाग के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम संड्रेला, और उनकी टीम के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और देख लेते हैं, यह आत्मघाती ड्रोन भारतीय सीमा में 100 किलोमीटर की दूरी कर वार कर सकेगा और 100 किमी पहुंचने में इसको मात्र 40 मिनट का समय लगेगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा। यह ड्रोन
एल्गोरिदम के हिसाब से चलता है, मतलब यह खुद भी फैसला ले सकेगा और इसे बेस स्टेशन से रिमोट से भी नियंत्रित किया जा सकता है। और प्रोफेसर ने बताया कि यह ड्रोन स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। और ये है वो ड्रोन जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये है आपका आत्मघाती ड्रोन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये हो जाएगा आपका, हाल ही में किसने भारत के किस राज्य में मंदिरों का सम्मेलन इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो का आयोजन किया है? गोवा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर आपका उत्तर प्रदेश में? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। ये क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं मंदिरों का सम्मेलन इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो की, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। और इसके बारे में जो बनने वाली इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं। और ये हो जाएगा आपका, जुलाई 2023 को टेम्पल कनेक्ट की तरफ से पहली बार वाराणसी में 22 से 24 जुलाई तक दुनिया के बड़े जो मंदिर हैं, मंदिरों का सम्मेलन इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। और सम्मेलन का जो है उद्घाटन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो होता है, जो मतलब आरएसएस है, ये आपका आरएसएस है, इसके जो संघ चालक हैं मोहन भागवत, ये करेंगे। और पूरा कार्यक्रम जो कहाँ होगा, ये होगा आपका रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 दिवसीय कार्यक्रम अतुल भारत अभियान का हिस्सा है और इसमें जो है पर्यटन मंत्रालय भी सहयोग कर रहा है। तिरुपति बालाजी पूजा स्थल के विशेष पंक्ति प्रबंधन प्रणाली और वाराणसी के घाटों की सफाई व रख रखाव करने वाले सामाजिक संगठन के लोग भी इसमें शामिल होंगे। और इसके अतिरिक्त यह सम्मेलन दुनिया भर में मंदिरों की विविध प्रजातियों, परंपराओं और कला और शिल्प के बारे में जानने का अद्भुत स्थान है। और ये हो जाएगा आपका इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो। ठीक है, ये वाराणसी में जुलाई में आयोजित किया गया है। इतनी बात आपको टेम्पल्स कन्वेंशन से याद रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि इंटरनेशनल है इसलिए जो है आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये हो जाएगा आपका इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? गरीबी कम करने में उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों में अव्वल रहा है और ऐसा किस आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है? एक किसी आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि गरीबी को कम करने में उत्तर प्रदेश जो है सभी राज्यों से अव्वल रहा है। तो ये किसकी रिपोर्ट आई है? वित्त आयोग की, नीति आयोग की, भारतीय खाद्य निगम की या फिर मानवाधिकार आयोग की? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा, जो गरीबी कम करने में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में अव्वल है, ऐसा कहा गया है नीति आयोग की रिपोर्ट में। नीति आयोग ने सभी राज्यों की जो है प्रगति के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उत्तर प्रदेश गरीबों की संख्या घटाने के मामले में पूरे देश में अव्वल रहा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और चलिए देख लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। नीति आयोग ने सभी राज्यों की प्रगति के संबंध में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 की नवीनतम रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उत्तर प्रदेश गरीबी संख्या घटाने के मामले में पूरे देश में अव्वल रहा है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में गरीबी का जो प्रतिशत है वो आपका 24.85 से घटकर 14.96% हो गया है। और ये बहुस्तरीय गरीबी में शिक्षा, स्वास्थ्य व जीवन स्तर के मानक भी शामिल हैं। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में 3,42,72,484 लोग बहुस्तरीय गरीबी से बाहर आए हैं। ये आपकी नीति आयोग की रिपोर्ट है और ऐसा नीति आयोग का मानना है। इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा व राजस्थान गरीबी दूर करने में प्रमुख राज्य रहे हैं। और ये आपकी एक लिस्ट हो जाएगी बहुराष्ट्रीय मानक पर गरीबी की संख्या प्रतिशत में। इधर आपके जो है पोषण, शिशु दर, मातृ मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य और स्कूल उपस्थिति इस तरह से दिया गया है। यहाँ आपको 15-16 का डाटा दिया गया है और यहाँ आपका 19-21 का डाटा दिया गया है। तो ये जो है आपको पूरा पढ़ लेना है एक बार और इसके हिसाब से जो है
क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सफाई भी इसमें दी हुई है, पेयजल के आंकड़े हैं, बिजली के, आवास के, संपत्ति के और आपका बैंक के खातों के। इसके बाद ये हो जाएगी आपकी गरीबी में कमी लाने वाले, जो आपके गरीबी में कमी वाले उत्तर प्रदेश के 10 जिले कौन कौन से हैं, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले महाराजगंज हो जाएगा। ये कितने प्रतिशत की कमी आई है? ये आई है -29.64% की। गोंडा की बात करते हैं, ये 29.55% की कमी आई है। और इसके बाद जो है कौन कौन आ जाएंगे ये भी हम देख लेते हैं। बलरामपुर कितने की कमी आई है? कौशाम्बी में 25.75 की, खीरी 25.23, श्रावस्ती इतना आया है, जौनपुर 24.65, बस्ती 23.36, और ये हो जाएगा आपका गाजीपुर 22.83, कुशीनगर 22.28 और चित्रकूट में -21.40% जो है रहा है। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। अलीगढ़ में बनने वाली पिस्टल, रिवॉल्वर और कारतूसों को किस देश की तकनीक के आधार पर बनाया जाएगा? यानी कि जो अलीगढ़ में आपकी पिस्टल, रिवॉल्वर और कारतूस बन रही हैं, वो तकनीक जो है वो किस देश से आपने ली है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 6 का जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका अमेरिका। अलीगढ़ में जो बनने वाली पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस है, उसकी जो तकनीक है वो आपकी अमेरिका से ली गई है। और अमेरिकन कंपनी है स्मिथ एंड वेसन। ठीक है, कौन सी कंपनी हो जाएगी? ये हो जाएगी स्मिथ एंड वेसन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड में अमेरिकन कंपनी स्मिथ एंड वेसन, ये कंपनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इससे जो है क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इसकी जो तकनीक है, इसी साल पिस्टल, रिवॉल्वर व कारतूस का निर्माण शुरू होगा। इसके लिए भारत की वेरिविन डिफेंस कंपनी ने अमेरिका को हथियार बनाने वाली स्मिथ एंड वेसन से करार किया है। और ये बात आपको याद रखनी है। अलीगढ़ नोड में हथियारों का जो उत्पादन शुरू करने वाली वेरिविन डिफेंस पहली कंपनी होगी, पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और वेरिविन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड का मुख्य कार्यालय सिंगापुर में स्थित है। ये आपसे पूछा जा सकता है, वेरिविन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड का जो मुख्य कार्यालय है ये आपका कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका सिंगापुर में। कंपनी ने पिस्टल व रिवॉल्वर के मॉडल और खासियत जारी कर दी है। कीमत भी आपको बता दी गई है, 1,70,000 से अधिक होगी। उल्लेखनीय है कि जो वेरिविन ने अलीगढ़ में 85 करोड़ रुपये, तो झांसी नोड में 127 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और ये हो जाएगी आपकी पिस्टल और कारतूस। पुलिस व आर्मी के लिए 9 mm, सिविल के लिए 32-45-380 mm की कारतूस बनाई जाएगी। और इसके जो निदेशक हैं वेरिविन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के मोहित शर्मा हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। उन्होंने बताया कि वेरिविन डिफेंस कंपनी शस्त्र निर्माण के क्षेत्र में 40 सालों से काम कर रही है। इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। और ये जो इमेज हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी कारतूस और रिवॉल्वर से संबंधित। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। प्रदेश में खेल नीति के तहत सभी विद्यालयों में कितने मिनट के खेल अनिवार्य कर दिए गए हैं? 40 मिनट के, 45 मिनट के, 35 मिनट के या फिर आपका 50 मिनट के? तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 मिनट के। प्रदेश में खेल नीति के तहत सभी विद्यालयों में 40 मिनट के खेल जो है अनिवार्य कर दिए गए हैं। और इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम थोड़े से देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है केवल वही हम कवर करते हैं, बाकी चीज़ों को हम नहीं लेते हैं। और इसलिए आपसे कहते हैं आप कम पढ़ें लेकिन बेहतर पढ़ें। चलिए देख लेते हैं पॉइंट नंबर 1। और 2023 उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव, ये बात आपको याद रखनी है। ये आपके हो जाएंगे खेल एवं युवा मामलों के मंत्री गिरीश चंद्र यादव। उन्होंने बताया कि खेल नीति के तहत प्रदेश के सभी विद्यालयों में 40 मिनट के खेल का अनिवार्य जो है कर दिया गया है। और इसका उद्देश्य बच्चों में खेलों के प्रति दिलचस्पी बढ़ाना है और उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास भी करना है। ये बात आपको याद रखनी है।
और अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा। ये हो जाएंगे हमारे मंत्री। कौन मंत्री हैं? ये हैं आपके गिरीश चंद्र यादव। और उत्तर प्रदेश कैबिनेट के प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा खेल संस्कृति विकसित करने हेतु राज्य की पहली खेल नीति 2023 को हरी झंडी दिखा दी गई है। ये आपको बता दिया गया है। ये हो जाएंगे आपके गिरीश चंद्र यादव। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय जीवित साहित्यकार पर पीएचडी कराएगा। आपको जो है निम्न कथनों में से कथन सत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहला पॉइंट जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय है ये जीवित साहित्यकारों पर भी पीएचडी कराएगा। दूसरा देख लेते हैं। अभी तक उन साहित्यकारों पर शोध किया जाता था जो इस दुनिया में है। जो इस दुनिया में है, जो इस दुनिया में है उनको तो जो है जीवित, यानी कि अगर इस दुनिया में है तो वो जीवित हैं। और जीवित साहित्यकारों पर जो पीएचडी अब कराना शुरू हुआ है, पहले केवल पीएचडी उन पर होती थी या पहले शोध उन पर होता था जो इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से दूसरा पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। और तीसरा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित है। जो आपका उपरोक्त विश्वविद्यालय ये आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका मेरठ जनपद में स्थित नहीं है। ये आपका अगर मेरठ में स्थित नहीं है तो ये कहाँ स्थित है? तो ये जो उपरोक्त आपका छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय है ये हो जाएगा आपका कानपुर में स्थित। ये कहाँ स्थित है? ये है आपका कानपुर में। ठीक है, तो आपका जो है सही कौन सा हो जाएगा? केवल एक आपका सही हो जाएगा। और इस हिसाब से जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके गलत दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय जीवित साहित्यकारों पर पीएचडी कराएगा। और इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हैं वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ये कौन सा है? CSJMU की नई पहल करते हुए अब जीवित साहित्यकारों पर भी पीएचडी कराएगा। अभी तक उन साहित्यकारों पर शोध किया जाता था जो इस दुनिया में नहीं है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। और आपको जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है इसीलिए होते हैं ताकि आप उसको जो है अंदर तक समझ जाओ। इसमें एकात्म मानववाद का संदेश देने वाले दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सामाजिक मतभेद मिटाने वाले छत्रपति साहू जी महाराज के नाम जो है शामिल हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इस अगर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ये हो जाती है आपकी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। और कई पूर्व छात्रों ने विश्वविद्यालय का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन किया है क्योंकि ये जो है इसी से पढ़कर निकले हैं। इनमें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रख्यात कवि गोपाल दास नीरज समेत कई वैज्ञानिक और राजनेता देश की विभिन्न कंपनियों में उच्च पदों पर जो है दिग्गज और लोग विराजमान हैं वो इसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर गए हैं। ये हो जाएगी आपकी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। किस प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में अलग अलग स्थानों पर गरीबों के लिए कल्याण मंडप, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, कल्याण मंडप की बात हो रही है, बनाने की घोषणा की गई है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर आपका उत्तर प्रदेश में? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में अलग अलग स्थानों पर गरीबों के लिए कल्याण मंडप बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश द्वारा की गई है। और इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के गोरखनाथ क्षेत्र में भाटी विहार में अपनी विधायक निधि से मिनी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स या आपका रामगढ़ ताल रिंग रोड समेत 42 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गरीबों के मांगलिक समारोह की भव्यता से आयोजन के लिए कल्याण मंडप बनाने का जो है ऐलान किया है। और ये कल्याण मंडप जो है सभी सुविधाओं से युक्त होंगे। इतनी बात आपको इससे याद रखनी है। और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये को क्या हो जाएगा लास्ट वाला,
शुरुआत में गोरखपुर शहर में 6 अलग-अलग स्थानों पर कल्याण मंडप बनाए जाएंगे और कल्याण मंडप की जो स्थापना में 1 से 1.5 करोड़ की लागत आएगी। ये भी जो है अमाउंट आपको याद रखनी है। ये हो जाएगा कल्याण मंडप। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राष्ट्रीय शहीद स्मारक व राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण किया गया है? लखनऊ में, गोरखपुर में, आजमगढ़ में या फिर आपका प्रयागराज में? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका लखनऊ। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस जनपद में राष्ट्रीय शहीद स्मारक व राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण किया? ये आपका लखनऊ में किया गया है। और 10 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। और इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। बात करते हैं रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक संजय चंद्र ने जगजीवन आरपीएफ अकादमी लखनऊ में नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक एवं राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण किया है। तो ये कहाँ किया गया है? ये लखनऊ में किया गया है। और यह शहीद स्मारक जो है 4800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस स्मारक पर 1957 से अब तक 1014 शहीद आरपीएफ कर्मियों के नाम अंकित किए गए हैं। आरपीएफ की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई है। और ये हो जाएगा वो संग्रहालय। और ये पॉइंट हो जाएगा आपका, इस संग्रहालय का जो आदर्श वाक्य है वो है आपका ज्ञान वर्धनाय च संरक्षणाय। और जो आरपीएफ को एक ज्ञान को बढ़ावा देना और विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ये हो जाएगा वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय शहीद स्मारक एवं राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय। और ये इसका उद्घाटन करते हुए। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या कहता है। हाल ही में बीएचयू के डॉक्टर अमीय कुमार समल को राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनको किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, अनुराग ठाकुर के द्वारा या फिर आपका योगी आदित्यनाथ के द्वारा? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। बीएचयू के डॉक्टर अमीय कुमार समल को राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक भवन समारोह में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और वाराणसी के भू विज्ञान क्षेत्र में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमीय कुमार समल को खान मंत्रालय के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 22 से सम्मानित किया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को दिया गया है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर हमारा क्या हो जाएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर कौन है? डॉक्टर अमी कुमार समल को भारतीय सतह के विभिन्न आर्किन क्रेटन के नीचे उपमहाद्वीप जो आपका लिथोस्फेरिक मेंटल होती है की विविधता को समझाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। इसके बाद 1966 में शुरू हुआ राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार उन असाधारण लोगों को संगठन को या सम्मान का जो है प्रशंसा का प्रतीक है। और ये हो जाएगा आपका लास्ट पॉइंट। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 22 के लिए 173 नामांकन प्राप्त हुए थे। और 3 पुरस्कार श्रेणियों के तहत वैध नामांकनों को 168 जो है वैध नामांकन है आपके। इसके बाद देख लेते हैं ये आपकी पुरस्कार की श्रेणी हो जाएगी, इधर आपके पुरस्कारों की संख्या हो जाएगी। और ये आपको जो है एक बार देख लेनी है। इधर आपके हो जाएंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए जो है राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार है, ये आपका एक ही पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार ये इस तरह से हो जाएंगे आपके 8 हैं, 2 हैं, 20 है। वीडियो को एक बार जो है रोक कर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार, ये एक पुरस्कार है। और कुल आपके हो जाएंगे 10 और 22 पुरस्कार विजेता। और ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट खोले जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्रिटिकल केयर यूनिट किस जो है कितने जिलों में खोले जाएंगे? यूपी के 64 जिलों में, यूपी के 74 जिलों में, यूपी के 54 जिलों में, या फिर यूपी के 50 जिलों में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यूपी के 74 जिलों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इससे बनने वाले जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडावी की उपस्थिति में बताया कि प्रदेश में एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का संकल्प पूरा करने की दिशा में 74 जिलों में क्रिटिकल यूनिट स्थापित की जाएगी। प्रदेश में 45 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज क्रियाशील है। जल्द ही प्रदेश के 13 जिलों में मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ होने वाला है। इसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को मजबूत करने की ज़रूरत है और हर मेडिकल कॉलेज को न्यूनतम 5 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को गोद लेना चाहिए। ये बात कही है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसके बाद देख लेते हैं, भारत सरकार ने सहयोग से यहाँ अतिशीघ्र भारत सरकार के सहयोग से अतिशीघ्र 27 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना होने जा रही है। और ये भी इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार सितंबर से आयुष्मान भाव अभियान जो है प्रारंभ कर रही है। इसके तहत आपके द्वारा आयुष्मान 3.0 कार्यक्रम शुरू होगा और कार्यक्रम जो है घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड आपके बनाए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या हो जाएगा। गुरु वार्ता संगम कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गुरु वार्ता संगम की बात हो रही है। राजनाथ सिंह के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, या फिर केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको देख लेना है। तो गुरु वार्ता संगम की बात हो रही है, ये आपका लॉन्च हुआ है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी। और इससे बनने वाले जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी हम देख लेते हैं। योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभागार में आयोजित अटल आवासीय विद्यालयों का गुरु वार्ता संगम कार्यक्रम में अटल आवासीय विद्यालय की परिचायिका का विमोचन तथा वेबसाइट को लॉन्च किया है। और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। उसके पहले चरण में 18 अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ इसी सत्र में किया जाएगा। अगले चरण की बात करते हैं, तो अगले चरण में बेसिक शिक्षा द्वारा बचे हुए 57 जनपदों में इसी तरह पर एक एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और अटल आवासीय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर संचालित होंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस पैटर्न पर संचालित होंगे, तो ये हो जाएंगे आपके सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सत्य कथनों पर विचार करना है। तो सत्य कथन कौन कौन से हो जाएंगे ये आपको देख लेने हैं। और सत्य कथन की बात करते हैं तो पहला देख लेते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो आपकी एफडीआई है उसमें उत्तर प्रदेश को 22 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में उत्तर प्रदेश ने 22 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। और बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो 2019 से 2023 के बीच एफडीआई में उत्तर प्रदेश ने जो है 11वें स्थान पर आ गया है। 19 से 23 के बीच का जो आंकड़ा है वो आपका एफडीआई में उत्तर प्रदेश को 11वें स्थान पर लेकर आ गया है। ये भी पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है आपके दोनों पॉइंट करेक्ट हो जाएंगे। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सभी सत्य हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपके करेक्ट हैं। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं। सितंबर 23 को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में उत्तर प्रदेश ने आश्चर्यजनक रूप से तेजी पकड़ी है। और 2019 से 23 के बीच 5 साल में एफडीआई के मामले में उत्तर प्रदेश ने आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश सहित 22 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। और जानकारी के अनुसार 2001 से 17 के बीच जो है 17 वर्षों में जितना विदेशी निवेश उत्तर प्रदेश में आया है उसका 4 गुना 19 से 23 तक जो है महज 5 वर्षों में आ गया है।
और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अक्टूबर 19 से जून 23 के बीच देश के अलग अलग राज्यों में आए जो आपके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सूची में उत्तर प्रदेश जो है 11वें स्थान पर आ गया है। और उत्तर प्रदेश जो है ऊपर से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड और राजस्थान, पश्चिम बंगाल इससे जो है ऊपर हैं। ठीक है, इससे ऊपर कौन कौन से हैं, ये आपके जो आपके ये वाले हैं, ये आपके उत्तर प्रदेश से ऊपर है। और उत्तर प्रदेश जो है आपका 11वें स्थान पर, ऊपर से 11वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एफडीआई में जो है 11वें नंबर पर आ गया है। और ये बात कर लेते हैं आपका उत्तर प्रदेश के जो है पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल, ये आपके हिमाचल, चंडीगढ़, गोवा 22 राज्यों को जो है उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया है। और आर्थिक रफ्तार को देखते हुए साल उत्तर प्रदेश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल होने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। ये है आपका एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले डिजिटल पेमेंट वाले ज़िले बनेंगे? 10 ज़िले, 8 ज़िले, 12 ज़िले या फिर आपका 7 ज़िले? क्वेश्चन नंबर 15 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, ये क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले डिजिटल पेमेंट वाले ज़िले बनने वाले हैं। ठीक है, और इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है ये भी हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा। इस वर्ष तक ये सभी जिले 100% डिजिटल पेमेंट के पारंगत हो जाएंगे। और इन सभी 8 जिलों को अलग अलग बैंकों ने गोद लिया है। इनमें कौन कौन से ये ज़िले हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जब आपको ये पता है कि 8 ज़िले जो हैं 100% डिजिटल पेमेंट वाले हो जाएंगे, और आपको ये भी पता होनी चाहिए कि वो 8 ज़िले कौन कौन से हैं। इनमें फतेहपुर, कन्नौज, अमरोहा, वाराणसी, शामली, महाराजगंज, देवरिया और बहराइच शामिल हैं। ठीक है, और आरबीआई का केंद्र जो आपका केंद्रीय मुख्यालय इन सभी जिलों की सीधी मॉनिटरिंग कर रहा है। और ये भी आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके हो जाएंगे। 100% डिजिटल पेमेंट के लिए चुने गए ज़िले जो हैं फतेहपुर की जिम्मेदारी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा को दी गई है, बैंक ऑफ इंडिया को कन्नौज की, कैनरा बैंक को अमरोहा की, यूनियन बैंक को वाराणसी की, पीएनबी को शामली, स्टेट बैंक इंडिया को महाराजगंज की, और सेंट्रल बैंक ऑफ देवरिया को इंडियन बैंक को बहराइच की जो है उत्तरदायित्व दिया गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां लगभग 23% आबादी पीएम सुरक्षा योजना से कवर हो रही है। और चलिए दोस्तों, आज के जो है हमारे ये क्वेश्चन जो हैं समाप्त होते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आपका बनता है। आज की जो हमारी क्लास थी ये करंट अफेयर की 4th क्लास थी। और इससे पहले अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे